नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दौड़ना बैच लेक्चर नंबर 52 जो कि VBI ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का पार्ट 3 होगा। आज इसमें हम लोग जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 छोटा छोटा पार्ट था जिसमें पूरा नहीं हो पाया था कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बचा हुआ है इस PPT में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाइए वहां से देखिए। वहां से आपको 1 से लेकर के और मैंने वहां पर D एंड F ब्लॉक तक कंप्लीट कर रखा है। D एंड F ब्लॉक का कुछ क्वेश्चन जो बाकी होंगे मैंने यहाँ पर रख रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 34 है जो कि प्रीवियस जो वीडियो मैंने डाला हुआ था उसका सबसे अंत में देखने के लिए मिल जाएगा। 34 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि D ब्लॉक का क्वेश्चन है, D एंड F ब्लॉक का क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स करेंगे, उसके बाद वाले चैप्टर्स को भी धीरे धीरे कर लेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मैग्नीज की आयनिक त्रिज्या किसमें सबसे कम होता है। देखिए जहां कहीं पर भी रेडियस की बात आती है तो देख लीजिएगा जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, मतलब जिस पर प्लस चार्ज ज्यादा होता है उसका रेडियस का मान उतना ही कम हो जाता है। ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ना होता है क्लास 11th में। अब इसमें मैग्नीज पर चार्ज निकालेंगे तो इस पर होगा +2 चार्ज, इस पर होगा +4, इस पर होगा +7 चार्ज और इस पर होगा +1 चार्ज। तो इसमें सबसे ज्यादा मैग्नीज पर चार्ज किस पर है तो ऑप्शन सी KMnO4। KMnO4 का एक और नाम होता है, उसको पोटेशियम परमैग्नेट कहा जाता है। पोटेशियम परमैग्नेट है। अब KMnO4 पर चार्ज होता है +7। चार्ज कैसे निकाला जाता है तो पोटेशियम पर होता है +1, जिस पर निकालना है उस पर मानते हैं x। ऑक्सीजन पर होता है -2, इसकी संख्या है 4 तो 4 से गुना कर देंगे बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा +7। तो +7 सबसे ज्यादा चार्ज है तो इस पर इसका आयनिक त्रिज्या का मान, इसका रेडियस का मान सबसे कम होगा तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्कैंडियम पर +3 होगा, Ti+4 तथा Zn+2 का चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है। अब इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान पूछा है तो ये पहले देखिए स्कैंडियम पर +3 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो इसका हो जाएगा आर्गन। आर्गन के बाद देखिए स्कैंडियम अगर केवल स्कैंडियम होता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखा था 21 का आर्गन यहाँ पर लिखिए और उसके बाद इसमें आता 4s2 और 3d1। क्योंकि इसमें से हुआ क्या है कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इसमें से जाएगा 2 और डी में से जाएगा 1, तो स्कैंडियम पर आ जाएगा +3 चार्ज तो यहाँ पर आ गया ऑर्गन। अब इसको सजाइएगा तो ऑर्गन में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके सब फुलफिल्ड है, इसका n का मान हो जाएगा 0। अब u बराबर फॉर्मूला होता है √n × n+2 Vm, यहाँ पर म्यू बराबर हो जाएगा 0। उसी प्रकार से टाइटेनियम है तो टाइटेनियम में 4 होता है तो इसका भी हो जाएगा ऑर्गन के जैसा। Zn+2 है, इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और चूंकि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब परमाणु संख्या होता है 30 तो ऑर्गन हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 4s2 और 3d10। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के जैसा हो जाता है। इसका भी सबसेल भरा हुआ है, 200 का 200 इलेक्ट्रॉन डी में कंप्लीटेड है तो इसके लिए भी म्यू का मान हो जाएगा 0 तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें से जितने भी लिखे हुए हैं सबका चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा। संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां कितनी है तो 3 होता है। कौन कौन? एक होता है 3D सीरीज, एक होता है 4D सीरीज और एक होता है 5D सीरीज। अब 5D सीरीज है। अब संक्रमण तत्व परमाणु संख्या 21 से लेकर के परमाणु संख्या 30 तक को 3D सीरीज में रखा जाता है। इसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी जिसको हम लोग कहते हैं जिनी कनाडा होगा। जिंक, कैडमियम, मरकरी ये अपना परमाणु संख्या को बार बार चेंज नहीं, ये अपने ऑक्सीकरण संख्या को बार बार चेंज नहीं करता है, मतलब ये कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को ये प्रदर्शित नहीं करता है, जिसकी वजह से इसको संक्रमण, जिसको ये डी ब्लॉक के होते हुए भी इसको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। तो जिनी कनाडा होगा, याद रखिएगा। 3D में कौन कौन होगा 21 से लेकर के 30 तक। संक्रमण धातुओं की पूर्ण श्रेणियां होती है, यह भी आया था 3 होता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं तो डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक कहां से कहां होता है वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 11 तक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 3D में अपवाद है और 3D में कौन कौन अपवाद है क्रोमियम तथा कॉपर। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होना चाहिए था, आर्गन और आर्गन के बाद इसमें रखिएगा 4s2 तो 18 तो कितना हो गया 20, इसके बाद 3d4। क्रोमियम का ऐसे होना चाहिए था बट ये गलत है। क्रोमियम का कैसे होता है, यहाँ पर क्रोमियम लिखेंगे 24 और यहाँ पर लिखा जाएगा आर्गन और यहाँ पर लिखा था 4s1 3d5।
तो ये सही होता है। ये तो अपवाद हो गया, एक्सेप्शन इसको माना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कॉपर का। तो कॉपर का परमाणु संख्या होता है 29, तो 29 है, तो यहाँ पर रहेगा आर्गन और फिर यहाँ पर रहेगा 4s2 और यहाँ पर रहेगा 3d9। ऐसा होना चाहिए बट ये गलत है। कॉपर का कैसे होता है, कॉपर 29, यहाँ पर रहेगा आर्गन और इसमें आ जाएगा 4s1 और उसके बाद आता है 3d10। तो कॉपर का ऐसे होता है, तो ये भी अपवाद हो गया। तो 3D सीरीज में कॉपर तथा क्रोमियम दोनों अपवाद होता है। किस मामले में अपवाद होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के मामले में अपवाद होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, जिंक। जिंक पर +2 चार्ज फिक्स होता है, मैंने आपको बता भी रखा है ये, इसीलिए इसको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म रंगहीन तथा अप्रतिचुंबकीय होगा। देखिए, एक होता है रंगीन और एक होता है रंगहीन। अगर कोई चीज रंगीन है तो वो रंगीन होने के पीछे मात्र 2 ही कारण होता है, या तो वो डी ट्रांजिशन के कारण रंगीन होगा, अगर डी ट्रांजिशन नहीं है तो उस पर चार्ज ट्रांसफर होगा। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कलरलेस कलरफुल की बातें आती है, उसमें अगर कोई कलरफुल है तो कलरफुल होने के पीछे का मात्र 2 ही रीजन होता है। अगर कलरफुल है, अगर वो रंगीन है, तो या तो वो डी ट्रांजिशन शो कर रहा है, नहीं तो वो चार्ज ट्रांसफर शो कर रहा है, जिसकी वजह से उसको रंगीन कहा जाएगा। अब कैसे पहचानेंगे डी ट्रांजिशन क्या होता है, रंगहीन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है या कोई भी डी ब्लॉक का कंपाउंड है, अगर उसका डी ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली हो, ये पूरा का पूरा खाली हो, तो इसको कलरलेस कहा जाता है। या डी ऑर्बिटल पूरा का पूरा भरा हो, पूरा का पूरा खाली है मतलब कितना हो गया, D0, अब पूरा का पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, D10। तो अगर कहीं पर D0 हो या D10 हो तो उसको माना जाता है रंगहीन। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कलरलेस। ठीक, अब इसमें आते हैं, ये रंगहीन है, कलरलेस है, रंगीन में क्या होगा। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन D1 से लेकर के D9 तक है, मतलब D1 है या D2 है या D3 है, D4 है, D5 है, D6, D7, D8, D9, अगर इलेक्ट्रॉन मतलब कि अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेकर के 9 तक है, तब उसको डी ट्रांजिशन कहा जाता है और वो रंगीन होता है, रंगीन नहीं रंगीन होता है, कलरफुल होता है, ये कलरफुल। अब वही इसमें चेक करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रंगहीन है, मतलब कौन कलरलेस है। तो कलरलेस कहने का मतलब होता है कि उसमें का डी का सारा इलेक्ट्रॉन खत्म या डी पूरा का पूरा भरा होना चाहिए। चेक कर लेते हैं हम। अब स्कैंडियम पर +3 है, स्कैंडियम पर +3 है, तो ये तो हो जाएगा आर्गन जैसा। तो इसमें डी का मान, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 0, ये तो खुद कलरलेस है, रंगहीन है। अब फिर बात करते हैं टाइटेनियम, Ti+4, इसमें से भी 4 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आर्गन के जैसा, इसमें भी D0 है, यानी कि ऑप्शन ए होगा। कॉपर +1 है, तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन, उसके बाद 4s1 3d10, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, +1 अगर रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया। तो डी में क्या है, 10 का 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये तो कलरफुल हो गया। फिर जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, मतलब ये भी कलरलेस हो जाएगा, फिर ये भी कलरलेस हो जाएगा, मतलब ये जो ऑप्शन ए है ये तो कलरलेस लिखा हुआ है, मतलब ये तो रंगहीन लिखा हुआ है। कारण क्या है कि इसका डी का पूरा ऑर्बिटल खाली है। अब डी का पूरा खाली हो या डी पूरा का पूरा भरा हो तो उसको क्या कहा जाता है, रंगहीन कहा जाता है। ये भी रंगहीन हो जाएगा, इसको भी रंगहीन कहा जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, कॉपर का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो अभी मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि कॉपर का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन, और उसके बाद यहाँ पर रहेगा 4s1 3d10। देख लीजिए कहाँ है 4s1 3d10, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीआई के निम्नलिखित विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था कितना कितना होता है, +2 +3 +4। कॉपर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है +1 और +2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेंथेनाइट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ होता है। देखिए लेंथेनाइट में क्या होता है कि जो f ऑर्बिटल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 14 तक होना चाहिए, ऑप्शन जो रहेगा उसी को टिक कर दीजिएगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन में रहता है, कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। f ऑर्बिटल में 1 से लेकर के 14 तक होना चाहिए। जर्मन सिल्वर का मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
मुख्य अवयव पूछा है। निकेल कार्बोनिल में निकेल का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? देखिए निकेल कार्बोनिल NiCO का होल फॉर्म निकेल कार्बोनिल कहा जाता है, इसमें 4 हो जाएगा 0, ऑप्शन ए। अगला है आयरन कार्बोनिल में, तो आयरन कार्बोनिल का फॉर्मूला होता है FeCO का होल फॉर्म, तो इसका भी हो जाएगा 0, क्योंकि इस पर चार्ज पूछा है तो चार्ज हो जाएगा Fe पर 0। अगला क्रोमियम, तो क्रोमियम कार्बोनिल पूछा है तो Cr और CO का यहाँ पर होल फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना हो जाएगा? 0, ऑप्शन बी करेक्ट। विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है? चांदी, ऑप्शन डी। रोल गोल्ड का मुख्य अवयव क्या होता है? तो रोल गोल्ड का होता है कॉपर तथा एल्युमिनियम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पीतल का मुख्य अवयव क्या होता है? पीतल का मुख्य अवयव हो जाएगा कॉपर तथा जिंक, ऑप्शन ए। डी ऑर्बिटल का आकार किसके जैसा होता है? तो देखिए डी ऑर्बिटल 5 प्रकार का होता है। ये डबल डंबल के जैसा होता है ऐसे, तो डी ऑर्बिटल का डबल डंबल जैसा होता है। नाम क्या क्या है? मतलब इसका तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y², उसके बाद होता है DZ²। अगर ऐसे हो जाए तो लिखना याद रखिएगा 5 प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग शेप भी बनता है, बाकी पता ही होगा। ये हो गया DXY, यहाँ पर रहेगा X, यहाँ पर रहेगा Y। ये हो गया DYZ, यहाँ पर रहेगा Y, यहाँ पर रहेगा Z। हो गया DZX, यहाँ पर रहेगा Z, यहाँ पर रहेगा X। ये 3 हो गया। चौथा यहाँ पर रहेगा DX² माइनस Y², ये X है ये Y है। पांचवा ये DZ² है। ये 5 प्रकार का डी ऑर्बिटल होता है। एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? ये गोला के जैसा होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय गुण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो किसका मैग्नेटिक मोमेंट का मान सबसे ज्यादा होता है? अब देखिए 3D5 है, 1 2 3 4 5, इसमें n बराबर हो गया 5, तो म्यू बराबर फॉर्मूला होता है √n × n+2 bm। यहाँ से म्यू बराबर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 5.75 bm। और 3D2 है 1 2, तो यहाँ से n बराबर आ गया 2, यहाँ से म्यू बराबर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 2.75 bm। उसी प्रकार से 3D7 है, तो जरा 7 इलेक्ट्रॉन को भी भर के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से n बराबर कितना आ गया 3, तो यहाँ से म्यू बराबर अप्रोक्सीमेट आएगा 3.75 bm। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए का मैग्नेटिक मोमेंट का मान सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि 3D9 है तो उसको भी भर कर देखेंगे। 3D9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके पास n बराबर कितना आया 1, n बराबर 1 आया, मतलब म्यू बराबर कितना हो जाएगा 1.75 bm। तो ना तो ऑप्शन बी होगा, ना ही ऑप्शन सी, ना ही ऑप्शन डी। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट का मान किसका रहा है? 5.75, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो n-1 d 1 से 10, ns 1 से 2, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है? मरकरी, सबको पता है, ऑप्शन बी मरकरी। संक्रमण तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। निम्नलिखित में से रेड लेड कौन होता है? तो रेड लेड होता है Pb3O4। CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का रंग नीला परिवर्तित तो हो जाता है, तो नीला से क्या हो जाता है? तो नीला से भूरा हो जाता है कॉपर सल्फेट डालने पर। जलीय नाइट्रेट के घोल में ताजा FeSO4 का घोल मिलाने के बाद उसमें शांत H2SO4 मिलाने पर दोनों घोल के मिलन बिंदु पर भूरे वलय का निर्माण होता है, मतलब एक रिंग का निर्माण होता है जो कि ब्राउन होता है, ब्राउन रिंग फॉर्मेशन होता है। तो उस ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या होगा? ये यूज किया जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट में।
अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया। अब ये हमारा अगला चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें उप सहसंयोजक संख्या पूछा है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए इसमें एक बर्नर का सिद्धांत था, बर्नर थ्योरी। बर्नर ने अपना 2 थ्योरी दिया था। पहला था उसका प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा था उसका सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। और फिर बात आता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को उप सहसंयोजक संख्या कहा जाता है। तो कोई भी परमाणु या डायरेक्ट अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर को, वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल एटम कितना लोन पेयर ले रहा है, कितना लोन पेयर ले रहा है। इसके बाद फिर लिगेंड का पहचान करने आना चाहिए कि कौन लिगेंड मोनोडेंटेट है, कौन बाइडेंटेट है, कौन ट्राइडेंटेट है, कौन टेट्राडेंटेट है। तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पर Na3 है और क्रोमियम है, तो चूंकि यहाँ पर देखिए Na3 है, एक मिनट, Na3 और यहाँ पर क्रोमियम है C2O4 का होल थराइस। अब इसमें पूछा है कि क्रोमियम का उप सहसंयोजक संख्या का मान कितना होगा। तो देखिए क्रोमियम में लिगेंड का संख्या 3 है, बट ये जो C2O4 2- है, इसको ऑक्जिलेटो कहा जाता है। ऑक्जिलेटो क्या होता है, तो ये एक प्रकार का बाइडेंटेट लिगेंड होता है। बाइडेंटेट मतलब एक बार में ये 2 लोन पेयर डोनेट करता है। अगर C2O4 का एक मोलिक्यूल आता है तो एक बार में 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ पर कितना है, 3। तो 3 कितना मतलब कि अगर C2O4 का 3 मोलिक्यूल आ जाएगा तो कितना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए लिखा हुआ है जो कि गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है। मैं आपको एकदम साफ से बता रहा हूँ, ऑप्शन ए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका 6 आंसर होगा। और H2PtCl6 का IUPAC नाम क्या होगा। तो IUPAC नाम लिखने के लिए देखिए ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो ये है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर अगर प्लस चार्ज आएगा तो उसको कैटायनिक कहा जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, अगर इस पर आता है प्लस तो इसको कहा जाता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, अगर इस पर आता है माइनस चार्ज तो इसको कहा जाता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्फीयर इस पर चार्ज आता है 0 तो इसको कहा जाता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब चूंकि यहाँ पर इस पर आएगा चार्ज माइनस, तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखाएगा। तो IUPAC नाम लिखने के लिए देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये काउंटर आयन है, इसका नाम लिखेंगे हाइड्रोजन। जब भी कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर घुसेंगे तो नाम हमेशा लिगेंड का लिया जाता है, और वो भी लिगेंड की संख्या लिखा जाता है। तो इसमें लिगेंड कौन है, क्लोरीन। अल्फाबेट का भी ख्याल रखते हैं, तो क्लोरीन 6 है तो इसका हो जाएगा हेक्सा। इसके बाद क्लोरो लिखिए या क्लोराइडो लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए निगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो निगेटिव कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है, अगर उसमें प्लेटिनम रहेगा तो प्लेटिनेट का यूज करेंगे, अगर आयरन रहेगा तो फ्यूरेट का यूज करेंगे, अगर कोबाल्ट रहेगा तो कोबाल्टेट का यूज करेंगे, अगर क्रोमियम होगा तो क्रोमेट का यूज करेंगे। यहाँ पर प्लेटिनम है तो यूज करेंगे प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। अब इस पर चार्ज निकाल लेते हैं तो हाइड्रोजन पर कितना होता है +1, अब गुना में आ जाएगा 2, अब प्लस इस पर चार्ज लिखना है तो x, अब क्लोरीन पर होता है -1, अब गुने 6 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से +2 + x -6 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा +4। ठीक है, यहाँ पर रोमन में लिख देंगे +1। अब देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से देखा जाए तो D और D तो नहीं होगा। उसके बाद है हाइड्रोजन, ठीक है, हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्लोराइडो और पीटी लिख दिया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर पीटी लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर प्लेटिनम का नाम लिखना पड़ता है। तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक बात बता दिया है कि IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। इसको अगर देखा जाए तो इसमें कॉपर और Cn- ये दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ ध्यान करते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहने का मतलब है कि ये लोन जो d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये पेयर्ड कर देते हैं। अब पेयर्ड करने के लिए वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगाना पड़ता है, वैलेंस मोड थ्योरी लिखना पड़ता है, वहां से n और μ का मान कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर ऐसा किया जाएगा तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं।
किस प्रकार का जटिल यौगिक है? अब देखिए कॉम्प्लेक्स स्फीयर पर यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है तो धारायनी हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट। उदासीन नहीं होगा, ये ऑप्शन सी गलत लिखा हुआ है, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। वह संक्रमण धातु जो जिगलर नाटा कार्टिलेज उत्प्रेरक के रूप में लाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो टीआई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। TEL अर्थात टेट्राएथिलेट का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन बी प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटास एलम का जलीय विलयन होता है, तो पोटास एलम मतलब फॉर्मूला क्या होता है पोटास एलम का? K2SO4 into Al2SO4 का होल थराइस into 24H2O, ये पोटास एलम होता है, कैसा होता है? एसिडिक नेचर का, ऑप्शन ए। अब पोटास एलम उदाहरण होता है, तो पोटास एलम किसका होता है? सॉल्ट का तो होता ही है, डबल सॉल्ट का होता है, ग्रीक लॉन का डबल सॉल्ट। अगला क्वेश्चन, घन विद्युतीय लिगेंड का उदाहरण है, इसमें कौन पॉजिटिव लिगेंड है? तो पॉजिटिव लिगेंड है NH2, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, इसमें +3 चार्ज होगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको कहा जाता है हाइड्रोजीनियम आयन, हाइड्रोजीनियम आयन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, K4FeCN6 में Fe का परसंकरण क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। ये DsP2 होता है, ऑप्शन D2sp3, D2sp3 यहाँ पर होता है, बट कैसे होगा मैं आपको करके बताता हूँ। याद रखिएगा, कॉपर एंड Cn- दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम ही होता है क्या? स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम ये होता है कि डी ऑर्बिटल में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनको वो पेयर्ड कर देगा। कैसे करेगा? तो K4FeCN6 में Fe पर चार्ज होता है +2, अब +2 चार्ज होता है तो यहाँ पर Fe का परमाणु संख्या होता है 26। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो वहाँ पर aqueous प्रिंसिपल का यूज नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि 3p के बाद फोर्स नहीं आता है, 3p के बाद 3d ही आएगा। यहाँ पर ऑर्गन तक तो ठीक है, ऑर्गन के बाद आएगा 3d, तो पहले 3d को भरा जाएगा, उसके बाद फोर्स में जाया जाएगा। तो 26 है तो 18 और 8 होता है 26, तो यहाँ पर लिखेंगे 3d8। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, तो Fe26, इस पर आ गया +2 चार्ज, ये हो जाएगा ऑर्गन, उसके बाद हो जाएगा ये 3d6। अब 3d6 तक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ये 3d6 का है। इसके बाद होगा 4s0, 4p0, 4d0, ये हो गया 4s0, इसके बाद ये हो गया 4p0। एक दो ठीक है। उसके बाद जरा देख लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन को सजाया कैसे जाएगा। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब चूंकि लिगेंड कैसा है, इसमें लिगेंड है CN, नाइट्राइल, चूंकि साइनाइडो भी इसको कहते हैं या साइनो भी कहते हैं, IUPAC इसका नाइट्राइल है। क्योंकि अगर ये लिगेंड आता है डी ऑर्बिटल में, अगर ये प्रवेश करता है तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको पेयर्ड कर देता है। कारण क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का यही खासियत होता है। अब ये पेयर हो जाएगा और ये भी पेयर हो जाएगा, चलिए यहाँ से ये पेयर हो जाएगा इसमें। अब होगा क्या, ये ऐसे हो जाएगा, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे अब वो पेयर्ड हो गए, ये पहले से ही पेयर था, अब ये और ये दोनों पेयर्ड हो गए, और ये आपस में पेयर्ड हो गए। तो अब ये बच गया, तो ये 3d6 ही है, बट यहाँ पर 4s आ गया 0 और यहाँ पर आ गया 4p0। अब देखिए, अब इसमें लिगेंड कितना है 6, तो एक CN आएगा इसमें, एक CN आएगा इसमें, एक CN आएगा इसमें, इसमें। तो D का कितना ऑर्बिटल भाग लिया 2, तो क्या हो जाएगा D2। S का कितना लिया 1, तो हो जाएगा S। P का कितना लिया 3, D2sp3। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल, या इसका एक और नाम है स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जटिल यौगिक CO2O4 में कितने संभव ये आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन अभी तक बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए मैं इसको टच भी नहीं करूंगा।
हाँ, निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? टेट्राहेड्रल। अब चूंकि यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाइएगा, देखिएगा ऑप्शन डी लिखा हुआ है, बाकी क्या सही होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाने के बाद पता चलेगा। और भी क्वेश्चन आगे है। निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, कौन डाया है, कौन पारा है? मैंने बहुत सारे वीडियोज में मैंने बता रखा है, अब इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, सो चलिए मैं इसको देख ही लेता हूँ। जिंक है, जिंक का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 4s2 3d10, तो +2 चार्ज है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो 3d में अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन 3d में या कोई सा भी सबसेल हो, अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो वो पक्का क्या होगा? डाया होगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया तो वो पारा हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरा थोथा है? तो ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है इसको। हरा थोथा का मतलब होता है ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल FeSO4 × 7s2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगेंड सक्षम होते हैं जो कम से कम क्या करते हैं? कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 2 भी कर सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एक इलेक्ट्रॉन भी प्रदान करता है तो उसको लिगेंड कहा जाएगा। K4 FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो K4 है तो +1 × 4, Fe पर निकालना है तो +1 से। साइनाइड पर चार्ज होता है -1 × 6 बराबर हो गया 0, तो +4 +x -6 बराबर 0, तो +x -2 बराबर 0, तो +6, मतलब x का मान आ गया +2, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहर्स फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहर्स फार्मूला, मोहर्स सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है? ये होता है FeSO4 × NH4 का होल ट्वाइस × SO4 × 7s2, इसको मोहर्स सॉल्ट कहा जाता है। मोहर्स सॉल्ट या मोर सॉल्ट भी कहते हैं, इसमें साइलेंट भी होता है। संकुल होते हैं, संकुल कैसा होता है? 3 प्रकार का। K4 FeCN6 के उदाहरण है, ये आयनिक के आणविक के सेतु आयनिक। K3 FeCN6 कैसा है? उप सहसंयोजक यौगिक है, ऑप्शन बी। निम्न में से किस यौगिक में निकेल का ऑक्सीकरण अंक 0 है? ये ऑप्शन सी हो जाएगा 0, क्योंकि CO पर कितना चार्ज होता है? 0 होता है, ऑप्शन सी। NaCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या, ये तो आया था पहले भी क्वेश्चन, 0 हो जाएगा। इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो कॉपर पर निकालना है, x मान लेते हैं, मीन पर होता है 0, सल्फेट पर होता है -2 × 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा +2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है उदासीन लिगेंड का उदाहरण है साइनाइड, ये तो नहीं होगा, इस पर होता है Cn- चार्ज। हैलोजन पर होता है F- Cl-, Br-, I-, ये भी नहीं होगा। नाइट्रो, उसके बाद जल का अणु, तो जल का अणु H2O होता है, नाइट्रो NO2- को नाइट्रो कहते हैं। उदासीन पूछा है तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ये गलत है, ऑप्शन डी सी नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रो पर माइनस होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जल H2O, जिसको एक्वा कहते हैं, जब ये लिगेंड के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोधातिक यौगिक नहीं है? इसको कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ये नहीं, क्योंकि ये जो सोडियम या जितने भी कार्बन होते हैं, जितने भी कार्बन के साथ धातु होते हैं, वो डायरेक्टली कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहिए। इसमें सोडियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन अगर धातु कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाता है तो उसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहा जाता है। देखिए इसमें ग्रीक रिएजेंट है तो कार्बन है, और यहाँ पर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के साथ ब्रोमियम भी बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन भी बनाया हुआ है। तो कार्बन अगर डायरेक्ट बनाएगा तो उसको ऑर्गेनोमेटालिक कहा जाएगा। इसका देखिएगा तो CO और यहाँ पर N, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, बस। तो इसमें ये जो सोडियम है, ये कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाया। अगर डायरेक्ट बॉन्ड बनाया होता तब उसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मतलब कि कार्बोधातुक यौगिक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या बताना है तो क्योंकि 0 हो जाएगा, क्योंकि कार्बोनिल 0 होता है। समावयवी संख्या 6 रखने वाले संकुल का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसमें किसका है? तो इसका तो 4 हो जाएगा, Cn का मान 4,
इसका भी CN का मान हो जाएगा 4, इसका भी CN का मान हो जाएगा 4। ये ऑप्शन डी है जो कि इसका CN का मान हो जाएगा 6। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? इसको रिंग कंपाउंड कहा जाता है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी 2 या +2 हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि इस पर होता है 0, इस पर होता है 0, इस पर होता है -2, तो इस पर हो जाएगा +2। निम्न में से कौन सा आयन सर्वाधिक अस्थायी संतुलन बनाएगा? अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये ऐसे लिखा हुआ है, Cu पर +2 है, ये निकेल है, इस पर है +2, आयरन है तो इस पर है +2, कॉपर है इस पर है +2। तो सबसे स्टेबल कौन बनाएगा? तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो ये कॉपर है तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा, आर्गन ये हो गया 18 तक। अब कॉपर कितना होता है? 29। तो ये होगा 3D 18 3D10, तो 18 10 28। अब 4s हुआ, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 3D9। मतलब इसके लगभग सारे के सारे डी ऑर्बिटल कंप्लीटेड है। उसके बाद वाले जो आएंगे उसमें लिगेंड आएगा, जिसकी वजह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से दुर्बलतम लिगेंड का उदाहरण कौन है? मतलब कि सबसे कमजोर लिगेंड कौन है? Cl। इसमें बताना है कि उप सहसंयोजक संख्या का मान कितना होगा। तो OX का मतलब होता है ऑक्सीलेटो, OX का मतलब यहाँ पर ऑक्सीलेटो हो जाएगा। तो ये मैंने बताया था कि C2O4 2- होता है और ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो एक बार में 2 लोन पेयर देता है तो इसकी संख्या 3 है, तो एक बार में देगा 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पॉलीमर है। C3H9N से बनने वाली बहुलक का संख्या क्या हो जाएगा? 4। ये पॉलीमर स्पेलिंग है POLYMER पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राकृतिक बहुलक है और रबर या छीट पर प्राकृतिक बहुलक है। वे बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? ताप सुन्मय बहुलक। कैप्रोलैक्टम के प्रयोग से क्या बनता है? नाइलॉन 6 बनता है, नाइलॉन, ऑप्शन सी। टेरिलीन क्या है? तो टेरिलीन एक पॉलिस्टर होता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा संघनक बहुलक नहीं है? कंडेंसेशन पॉलीमर कौन नहीं होगा? डेक्रोन। निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? ऑप्शन ए सेलुलोज। रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण क्या हो जाएगा? थायोकॉल भी है, ब्यूनाइन, सब इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नमक तथा मोम के समान बहुलक का उदाहरण क्या होता है? पॉलीविनाइल एसीटेट। अगला क्वेश्चन, पॉलीएक्रिलेट बहुलकों का एक उदाहरण है, पॉलीएक्रिलेट PMMA। संघनन बहुलक द्वारा बनने का बहुलक है। कंडेंसेशन के द्वारा क्या बनता है? नेबेलॉक भी बनता है, नाइलॉन 6 भी बनता है, बैकलाइट भी बनता है, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? मोनोमर कहा जाता है, कहा गया ऑप्शन ए। अब बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में क्या होता है? केवलार होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्शन केवलर होता है जो कि KEVLAR होता है, केवलर, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला जैव बहुलक है टेफ्लॉन, रबर, नाइलॉन 6,6 DNA। रबर ऑप्शन। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला जैव, अच्छा जैव बहुलक पूछा है, बायोपॉलीमर पूछा है, बायोपॉलीमर तो DNA हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? स्टार्च, प्रोटीन, मेलिन, न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से संघनन बहुलक का उदाहरण है, तो संघनन बहुलक का उदाहरण हो जाएगा नाइलॉन 6,6। टेरिथैलिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइमीन का यूज किया जाता है इसको बनाने में। इसका मोनोमर का नाम क्या हो जाएगा? टेरिथैलिक एसिड प्लस हेक्सामेथिलीन डाइमीन, हेक्सामेथिलीन डाइमीन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूनाइल तथा ब्यूनाइल क्या हो जाएगा? ये रबर है, संश्लेषित रबर, सिंथेटिक रबर।
नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ का क्या नाम होता है? एडिपिक एसिड। देखिए एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? एडिपिक एसिड एक न्यूमेरिक होता है ओ, माई, सन, गो एंड प्ले। ओ, माई, सन, गो एंड प्ले। इसमें ओ का मतलब होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। माई का मतलब होता है मैलेइक एसिड। सन का मतलब होता है सक्सिनिक एसिड। गो का मतलब होता है ग्लूटारिक एसिड। एंड का मतलब होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। और प्ले में का मतलब होता है पामिलिक एसिड। अब पूछा क्या है कि एडिपिक एसिड, तो मैं यहाँ से एडिपिक एसिड का फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखिए ऑक्जेलिक एसिड है तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COH COOH। अब मैलेइक एसिड है तो COOH। अब इसके बीच में एक कार्बन का मतलब एक मिथिलीन ग्रुप ला दीजिए, CH2, इसको कहा जाता है मिथिलीन ग्रुप। इसमें एक भी मिथिलीन ग्रुप नहीं था, इसमें एक मिथिलीन ग्रुप होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा, तो इसमें 4 हो जाएगा। तो अगर एडिपिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। यहाँ पर COOH और यहाँ पर आ जाएगा CH2, फिर CH2, फिर CH2, इसके बाद हो जाएगा COOH। तो ये क्या होता है? एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है। कहाँ यूज किया जाता है इसका? नायलॉन बनाने में। फिनॉल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये फिनॉल है, अब फिनॉल का रिएक्शन किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ये पॉलीमराइज करेगा, आपका करके तुरंत बेकेलाइट बना देता है। बेकेलाइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टेफ्लॉन बनाने हेतु बहुलीकरण किया जाता है। किसका किया जाता है? टेट्राफ्लोरोएथीन का, ऑप्शन बी। पॉलिथीन एक बहुलक है, टेथीन का, ऑप्शन बी। कार के टायर में प्रयुक्त होता है ब्यूना रबर। बहुलक जो न टूटने वाली कॉर्करी बनाने में आता है वह है पॉलीमेलेनिन। एक उन्नत किस्म की रबर का उदाहरण है नियोप्रीन। देखिए रबर 2 प्रकार का होता है, एक होता है संश्लेषित रबर, एक होता है प्राकृतिक रबर। तो प्राकृतिक रबर का मोनोमर का नाम होता है आइसोप्रीन, और एक होता है संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर, इसका मोनोमर का नाम होता है नियोप्रीन। हमसे क्या पूछा गया है? उन्नत किस्म का रबर का उदाहरण कर नियोप्रीन। निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? ऑप्शन सी पॉलीस्टाइरीन। बेकेलाइट क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। अच्छा ये ताप दृढ़ बहुलक की बात कर रहा है। ब्यूना एस क्या है? ब्यूना एस संश्लेषित रबर है, ऑप्शन बी। ब्यूना एस में एस का मतलब क्या होता है? ब्यूना एस में एस का मतलब होता है स्टाइरीन। ये स्टाइरीन है। स्टाइरीन का फॉर्मूला ऐसे होता है, ये C11C स्टाइरीन। नायलॉन 6,6 में अंतर आणविक बल होता है। कैसा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। निम्न में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, PTFE। कौन सा संघनन बहुलक है? संघनन बहुलक का एग्जांपल पूछा है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल थैलेट। PVC एक है, अब PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी। क्लोरोएथीन, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। क्लोरोएथीन कॉमन नेम है, IUPAC नाम होगा विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। कौन सा बहुलक सहबहुलक है? सहबहुलक मतलब होता है कोपॉलीमर। तो ऑप्शन बी नायलॉन 6,6 सहबहुलक है। निम्न में से कौन सा बहुलक समबहुलक का उदाहरण है? ऑप्शन डी नियोप्रीन। कौन से बहुलक में प्रबल अंतर आणविक बल पाया जाता है? ऑप्शन डी। पॉलिथीन एक उदाहरण है। पॉलिथीन किसका उदाहरण है? ताप सुघट्य प्लास्टिक।
प्राकृतिक रबर एक उदाहरण है किसका, आइसोप्रीन का। निम्न में से कौन सा सबहुलक है, ऑप्शन ए। देखिए मैं आपको बता ही देता हूं, सबहुलक मतलब होता है कोपोलिमर, बॉन्ड के आधार पर होता है होमोपोलिमर। होमोपोलिमर मतलब एक जैसा मोनोमर। अगर एक जैसा मोनोमर आता है पॉलीमर बनाने में तो उसको होमोपोलिमर कहा जाता है। उसके बाद आता है कोपोलिमर। कोपोलिमर मतलब मोनोमर अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग मोनोमर हो उसको कहा जाता है। फिर आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो पॉलीमराइजेशन के बाद छोटे छोटे अणु जैसे H2O, NH3, अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद आता है एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटेगा एंड सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये पाई बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है, और ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, बन जाता है। ये 4 प्रकार का होता है जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, ऑप्शन बी सेलुलोज। कौन सा बहुलक नहीं है, सुक्रोज बहुलक नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पूर्ण फ्लोरो बहुलक है, पूर्ण फ्लोरीन बहुलक है, टेफ्लॉन, ऑप्शन ए। ओरलान में क्या होता है, ओरलान में विनाइल क्लोराइड होता है, ऑप्शन ए। कौन सा पॉलीएमाइड है, नायलॉन 6,6। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक, कौन सा को बहुलक का उदाहरण है, मतलब को पॉलीमर एग्जांपल पूछा है, ब्यूनाइस। अलग अलग मोनोमर को उसको को पॉलीमर कहा जाता है। अब बायोमोलिक्यूल्स है, अच्छा चैप्टर है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या हो जाएगा, हेक्सोज के बराबर हो जाएगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी पता होगा सबको। यहाँ पर ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O, कार्बन कार्बन कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके बाद तीसरे नंबर कार्बन पर खाली OH रहता है लेफ्ट में, बाकी सब OH 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 फिर H H H H H, फिर यहाँ पर आ जाएगा H। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H6 6 6 1 2 3 4 5 6, और बाकी काउंट कर लेंगे H12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। डी ग्लूकोज का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर बना दिया है। कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन। निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी सुक्रोज। एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोटीन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। अब ये केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ भी आ गया, सब एक ही में मिक्स है। तो बुखार को कम करने वाला दवा को क्या कहा जाता है, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक कहा गया, एंटीपायरेटिक। अगला क्वेश्चन, ग्लिसरॉल क्या है। देखिए ग्लिसरॉल एक प्रकार का टर्शियरी नहीं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ग्लिसरॉल एक प्रकार का ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। बाकी ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है इसमें, और CH3, इसमें एक OH लगेगा, इसमें एक OH लगेगा, इसमें एक OH लगेगा, बाकी H, यही होता है ग्लिसरॉल। ग्लूकोज में कैरियल कार्बन का संख्या कितना होता है। अभी भी मैंने स्ट्रक्चर बना करके दिखाया था, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H हो गया, CH2OH। इसमें पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तीसरा नंबर कार्बन पर OH होता है लेफ्ट में, बाकी सब जगह OH रहेगा राइट में, H H H H। अब जिस कार्बन का चारों बॉन्ड अलग अलग होता है उसको कायरल कार्बन कहा जाता है। तो कायरल कार्बन 1 2 3 4,
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज में कार्बन कार्बन का संख्या 4 होता है। अब फलों की शर्करा को क्या कहा जाता है? फ्रुक्टोज कहा जाता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड श्रेणी का सदस्य है? पॉलीसेकेराइड ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टार्च। और सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है किसका? हाई सेकेराइड नहीं, डाई सेकेराइड का, डाई सेकेराइड। अब सुक्रोज को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। दो अणुओं में दो मोनोसेकेराइड में टूट गया, इसलिए इसको डाइसेकेराइड कहा जाता है। विटामिन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? फंक ने। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? नींबू तथा संतरा। इसके कमी से होने वाली बीमारी का नाम स्कर्वी होता है। डीएनए का खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक नामक दो वैज्ञानिक ने मिलकर किया था। और हीमोप्रोटीन मिलती है, हीमोप्रोटीन कहाँ मिलता है? ब्लड में, रक्त में। अगला क्वेश्चन, एमिनो एडिसिन की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का क्या नाम हो जाएगा? ग्लाइसिन। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड लिख लीजिए, COOH यहाँ पर होता है, NH2 यहाँ पर होता है, R यहाँ पर होता है, H। तो R के बदले में अगर H आ जाएगा तो इसका नाम हो जाता है ग्लाइसिन, जो कि सबसे छोटा सदस्य होता है। सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है किसमें? डीएनए में। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इसका होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ऐसे फॉस्फेट बंध मिलता है किसमें? प्रोटीन में ना, वसा में, फैट्स में। संदेश वाहक होते हैं, मतलब मैसेज कैरियर कौन होता है? mRNA। वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन को क्या कहा जाता है? ए और डी। एडेक, इसका मतलब होता है फैट सोल्यूबल। और जो फैट में सोल्यूबल होगा वो वाटर में इनसोल्यूबल होगा। इसके बाद जितने भी आते हैं वो सब होते हैं वाटर सोल्यूबल। उदासीन एमिन एसिड का उदाहरण क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन। क्षारीय एमिनो एसिड का उदाहरण क्या हो जाएगा? हिस्टिडीन, ऑप्शन सी। प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? एमिनो एसिड। देखिए एक परिभाषा याद रखिएगा, एमिनो एसिड के पॉलीमर को प्रोटीन कहा जाता है। एमिनो एसिड के पॉलीमर को प्रोटीन कहा जाता है, या इसको दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं, प्रोटीन के मोनोमर को, प्रोटीन के मोनोमर को एमिनो एसिड कहा जाता है। एमिनो एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च अथवा सेल्यूलोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है, बताया था, ग्लूकोज मिलता है। अम्लीय एमिनो एसिड का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एस्पार्टिक एसिड। क्षारीय एमिनो एसिड का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिस्टिडीन। ये दोबारा क्वेश्चन आ रहा है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी। मनुष्य के अग्नाशय मतलब पैंक्रियाज द्वारा स्रावित हार्मोन्स का क्या नाम हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंसुलिन। मनुष्य की लार सलाइवा में पाए जाने वाले एंजाइम का क्या नाम होता है? टाइलिन, जिसकी वजह से भोजन पचता है। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण नहीं, हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी। दूध में मिलने वाले प्रोटीन का क्या नाम है? केसिन। निम्न में से किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है? पेप्टाइड द्वारा। निम्न में से किस श्रेणी के उपापचयन में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है? लिपिड। रक्त के तरल अवयव प्लाज्मा का कुल परसेंट कितना होता है? 55%।
कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया जाता है पॉलिश परीक्षण द्वारा। ऑप्शन ए। अमीनो अम्लों में क्रियात्मक समूह होता है। देखिए अमीनो एसिड है ये, अमीनो एसिड में यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन होगा, यहाँ पर ये ग्रुप होता है, एमीन ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, तब यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। वसा के साथ अवशोषित विटामिन है ए और डी, ये को दोबारा आ गया है। एडिक मैंने बताया था, ये फैट सोलुबल होता है। फैट सोलुबल मतलब वाटर इन सोलुबल। कौन सा अमीनो एसिड कायरल है? ऑप्शन कौन सा अमीनो अम्ल कीरेल है? मतलब इसमें कायरलिटी की पहचान करना होता है, तो ग्लाइसिन ही तो है जो कि कायरल होता है। COH, यहाँ पर रहेगा NH2, यहाँ पर रहेगा H और यहाँ पर रहेगा H ना, ये भी कायरल नहीं होता है, ग्लाइसिन भी कायरल नहीं होता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी। कौन सा जैव अणु जल में अविलय है? ऑप्शन ए, क्रिएटिन। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है? फिब्रिनोजन। निम्न में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? DNA। निम्न में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? अम्ल, नाखून, बाल, DNA। अच्छा, ये सवाल ही कुछ अजीब सा लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्योंकि DNA में तो प्रोटीन होता है। निम्न में से कौन सा ग्लाइकोसिडिक बंधन नहीं बनाता है? ग्लाइकोसिडिक बंधन, लैक्टोज। अमीनो अम्ल बनाते हैं, क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ऑप्शन डी। जैव प्रक्रम में एंजाइम होते हैं, जैव उत्प्रेरक, बायोकैटलिस्ट। निम्न में से कौन सा शर्करा सबसे अधिक स्वादिष्ट है? कौन सा संक्रमण, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु रखता है, मतलब किसमें पाया जाता है? देखिए याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है Fe। उसके बाद विटामिन B12 में, जिसको हम लोग साइनोकोबालामिन कहते हैं, इसमें होता है कोबाल्ट। एक और होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। तो इसमें भी डी ब्लॉक का है, इसमें भी डी ब्लॉक का है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बी और सी दोनों। न्यूक्लिक एसिड क्षार में दो बंध जगह होती है, ग्वानिन। कौन सा क्षार आरएनए में, कौन सा क्षार आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं? मतलब जो आरएनए में होता है डीएनए में नहीं, उसका नाम बताना है। यूरेसिल, जो कि आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं पाया जाता है। सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है, डी ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है लिपिड तथा प्रोटीन की, फास्फोलिपिड। ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा क्रियात्मक समूह डाइसल्फाइड अबंध में भाग लेता है? थायोल। ऑप्शन बी। न्यूक्लिक अम्लों का क्रम होता है भस्म, शुगर, फॉस्फेट। ऑप्शन बी। ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है? तो मोनोसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट, अच्छा ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको याद नहीं होता है। C6 ग्लूकोज 6 और सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता उसको मोनोसेकेराइड कहा जाता है। ऑप्शन डी। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 तक, उसको ओलिगो कहा जाता है, ओलिगोसेकेराइड। ऑप्शन सी हो जाएगा। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11। ऑप्शन बी। अमोनिया आद्र, मतलब अमोनिया क्या है? क्षार है, NH3। अब क्षार का काम क्या होता है? अम्ल क्या करता है? नीला को लाल में बदलता है, तो क्षार क्या करेगा? लाल को नीला में बदलेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके बाद केमिस्ट्री को खत्म करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से अवसादक है सिकनॉल। अगला क्वेश्चन, नोबिलिज्म एक सामान्य क्या होता है? पीड़ाहारी। इनमें से कौन प्रतिरोधी क्रीम है? ऑप्शन सी फ्यूरासिन। जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? पैथोजेन। निम्न में से किस प्रकार की औषधि जोर कम
करती है? ऑप्शन बी जवारनाशी। किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन डी इक्वेनिल। डिटॉल का उपयोग कहाँ होता है? एंटीसेप्टिक के रूप में। एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ये 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, 2-मेथनॉक्सीबेंजोइक एसिड। इक्वेनिल का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए अवसाद मिटाने में। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक नहीं है? बाइथायोनॉल। एस्पिरिन क्या है? जवारनाशी। औषध जो दर्द निवारण का कार्य करते हैं उसको क्या कहा जाता है? पीड़ाहारी। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा पीड़ाहारी व्यसन उत्पन्न करता है? मॉर्फिन। एलसीडी लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड उदाहरण है क्या? साइकोडेलिक औषध। रेजरपाइन है हार्मोन। प्रोमोथामीज एक है प्रतिहिस्टामिन। टिंचर आयोडीन है I2 का एल्कोहली विलयन। सल्फाडाइजिन है ऑप्शन सी एंटी कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जो पेट की अम्लता को प्रभावित करते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रतिअम्ल या इसको एंटासिड भी कहते हैं। एल्किन बेंजीन में सल्फोनेट का एक अपमार्जक है रिनाइनिक। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक होता है? ऑप्शन डी क्लोरामेफिनिकॉल। निम्न में से कौन सा प्रशांतक है? सिकोनल। प्रति एड्स के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? एजेडिटी। निम्न में कौन सी औषधि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक नहीं है? ऑप्शन सी पेनिसिलिन। निम्न में कौन सी औषध ज्वर को कम करती है? ऑप्शन डी अस्वापक पीड़ाहारी। बर्बिटरिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रतिजैविक में। ऑप्शन बी। कौन सा बर्बिटरिक अम्ल का व्युत्पन्न नहीं है? इक्वेनिल। निम्न में कौन सा औषध स्वापक पीड़ाहारी है? ऑप्शन डी इबुप्रोफिन। निम्न में कौन सा कृत्रिम मधुरक है? इक्वेनिल, सुक्रोज, सुक्रोलोस, ऑप्शन सी। निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? पेनिसिलिन भी होता है प्रतिजैविक, सल्फापाइरिडिन भी होता है, स्पाइरोफ्लेक्सिलिन भी होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्लोरोफेमिनिकॉल। इसको एंटीपायराइड भी कहा सकते हैं। एंटीपायराइड में भी, एंटी टाइफाइड में भी इसका यूज किया जाता है। टाइफाइड। कपड़ा धोने का सोडा क्या होता है? सोडियम Na2SO3 कपड़ा धोने का सोडा इसको कहा जाता है। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? COH का वोल्टवाइज। काली चूना का फॉर्मूला क्या होता है? COO। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए सोडियम टेट्राबोरेट। पैरासिटामोल क्या है? पीड़ाहारी। फेनॉल तथा केमनोफोर का किया जाता है 102% घोल का उपयोग कहाँ करते हैं? 20 ग्रामीण। पेट में अधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है? एंटासिड। प्रत्यअम्ल जिसको कहते हैं। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहा जाता है? जवारनाशी। दोबारा आ रहा है। थैंक यू। सो ये बहुत बड़ा मैराथन था, हमारा सेशन था। करीब मैंने यहाँ पर आपको 600 क्वेश्चन कराया। बाकी सॉलिड स्टेट, आई थिंक सॉलिड स्टेट और लिक्विड सोल्यूशन बच गया है। एक मिनट उसको भी देखते हैं। सॉलिड स्टेट, लिक्विड सोल्यूशन।
इसको भी हम लोग इजीली कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन को। परासलन दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो पाई बराबर CRT ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अर्ध पारक में झिल्ली से परासलन क्रिया में निकल पाते हैं विलायक का अणु होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है, ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विलयन के लिए अनुसंख्य गुण है, तो कौन अनुसंख्य गुण है, परासरण दाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7, ऑप्शन बी। कौन सा जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम है, तो मतलब किसका हिमांक बिंदु मतलब किसका फ्रीजिंग पॉइंट न्यूनतम होगा, तो जिसका डेल्टा टीएफ का मान सबसे ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट का मान सबसे कम होगा। तो इसमें वन टॉप फैक्टर निकालेंगे या नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ मोल सोडियम है और क्लोराइड है, तो इसमें वन टॉप फैक्टर या नंबर ऑफ मोल का मान आ जाएगा 2, इसमें भी आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला होता है आई बराबर फॉर्मूला होता है 1 + n - 1 इंटू अल्फा। तो वन टॉप फैक्टर का मान दिया हुआ है 2.74 1 और प्लस इसमें n का मान क्या हो, BaNO2 का होल 2, तो इसको तोड़ेंगे तो इसमें से n बराबर निकलेगा 3, इसमें n का मान रखेंगे 3 - 1 इंटू अल्फा, यहाँ से अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा का मान परसेंटेज में आ जाएगा 87% आता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आई थिंक इसको सॉल्व कभी किया गया था। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, होपली शायद ऑप्शन डी आता है करेक्ट, बाकी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर ये इसमें मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पूछ रहा है, वो भी किसका, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो सॉल्यूट का क्या होता है, स्मॉल n बटा कैपिटल N प्लस n। कौन सा साधारण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, जिसमें आयतन होता है, जिसमें वॉल्यूम होता है वो ताप से स्वतंत्र, जिसमें वॉल्यूम होता है वो ताप पर निर्भर करता है, तो मोललता इसमें नहीं होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। H3PO4 के 1 मोलर बिलियन का नॉर्मलता का मान क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर फॉर्मूला होता है मोलरता इंटू वैलेंसी। नॉर्मलता का मान पूछा है, मोलरता का मान दिया हुआ है 1, इसका वैलेंसी का मान होता है 3, 1 × 3, नॉर्मलता बराबर हो जाएगा 3, ऑप्शन बी। दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर बलता है उसको क्या कहा जाता है, एज़ोट्रॉप कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समुद्र जल का परिसरिक दाब लगभग होता है, तो इसका मान होता है 26 से लेकर के 33 एटीएम तक, तो 26 से लेकर 33 के बीच में कौन आ गया है, 30, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब CONO3 का वोल्टेज का वन फैक्टर का मान कितना होता है, इसको तोड़ दीजिए, Ca पर +2 आ जाएगा और NO3 पर माइनस आ जाएगा और उसकी संख्या हो जाएगा 2, तो इसमें नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाएगा 3, तो वन फैक्टर बराबर हो गया ऑप्शन सी। ग्लूकोज के जलीय विघटन की शक्ति, ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना है। निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्या मतलब अनुसंख्य गुण धर्म नहीं है, तो कौन नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकाशीय सक्रियता। किसी घोल का परस्पर दाब संबंध दिया गया है, तो पाई बराबर होता है CRT, यहाँ पर एस है तो आर कर देते हैं, एस है आर कर देते हैं, एस है आर कर देते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा पाई बटा सी बराबर RT। किसी विलयन में विलय का मोल प्रभाज, ये क्वेश्चन आया था ऊपर, परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है, परमाणु का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल के बराबर होता है। अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है, अपेक्षिक दाब का अवनमन मतलब रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर पूछ रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राउल्ट का नियम है, तो राउल्ट का नियम प्रेशर बराबर हो जाता है P0 × x, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो ऊपर भी बताया गया था, ताप द्वारा प्रभावित कौन नहीं होगा, जिसमें आयतन नहीं आएगा, मोलालता में नहीं आता है, ऑप्शन बी। किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, तो जिसके लिए डेल्टा टीबी का मान सबसे ज्यादा होगा उसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो डेल्टा टीबी बराबर फॉर्मूला होता है 1 फैक्टर इंटू केबी इंटू एम, जिसके लिए आई का मान ज्यादा होगा तो इसमें आएगा आई बराबर मतलब नंबर ऑफ मोल बराबर 2, इसमें आ जाएगा 3, इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये पाई बराबर CRT पर सॉल्व हो जाएगा। अब
पाई बराबर CRT पर। अब जितना भी है HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में कितना होता है, तो 22.2% HCl होता है, ऑप्शन डी। अब रासायनिक दाब बढ़ता है तो कब बढ़ेगा, तो फॉर्मूला होता है पाई बराबर CRT। तो ये पाई का मान कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। फिर जल्दी से देख लेते हैं सॉलिड स्टेट को भी। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें परमाणुओं का संख्या होता है 6, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 7 प्रकार के, 3 प्रकार के, इनमें से सभी। तो बेसिक रूप से क्रिस्टल होता है 7 प्रकार का। बाकी अगर 4 प्रकार से देखा जाएगा तो वो भी होता है 3 प्रकार से, 7 ही प्रकार का होता है, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार का है। द्रवदार ठोस कौन है, हीरा। क्रिस्टलाइन सॉलिड। HCP संरचना में पैकिंग फ्रैक्शन का मान कितना होता है, 0.74। HCP संरचना। अगला क्वेश्चन, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है, 7। टोटल ब्रेवियस पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 14। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह कितना होता है। सिंपल में पैकिंग फ्रैक्शन का मान होता है 52%, BCC में होता है 74%, FCC में BCC में होता है 68%, FCC में होता है 74%। तो पूछा क्या है, BCC में खाली जगह कितना होता है, 32%। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, धातु का कंडक्शन नंबर कितना हो जाएगा, 6, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े से क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है, तो HCP और सिंपल में होता है। अब ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो ठोस क्षारीय धातु का जो हाइलाइड होता है उसका रंग अंतराकशीय स्थानों के कारण होता है, ऑप्शन डी। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड किसके जैसा होता है, FCC के जैसा होता है, FCC। एक आता है सीजियम क्लोराइड जो कि होता है BCC के जैसा। तो सोडियम क्लोराइड है अंतःकेंद्रित फलक केंद्रीय जालक, ऑप्शन ए। सोडियम क्लोराइड, फिर वही आ गया। किस धातु का समन्वय संख्या 8 होता है, और किसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, जिंक का। ब्रैग समीकरण क्या होता है, L लैम्डा बराबर 2D साइन थीटा, ऑप्शन डी। बॉडी सेंटर्ड क्यूब में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितना होता है, BCC। सिंपल है तो सिंपल के लिए होता है Z बराबर 1, BCC के लिए होता है Z बराबर 2 और FCC के लिए होता है Z बराबर 4। तो BCC का बात किया है तो Z बराबर हो जाएगा 2। सिंपल क्यूबिक सेल में अब पैकिंग फ्रैक्शन मतलब संतुलन क्षमता का मान कितना होता है, ऑप्शन सी 52%। स्कॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व तो क्या होता है, स्कॉटकी में घट जाता है। फ्रैंकल तथा स्कॉटकी दोष होते हैं, ये किस प्रकार का दोष होता है, क्रिस्टल दोष होता है। फलक केंद्रीय घनीय में एक एकक कोशिका कितनी, मतलब FCC का Z का मान पूछ रहा है तो मैंने भी बताया FCC के लिए Z का मान होता है 4। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार का क्रिस्टल, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, 7 प्रकार। C6H6 कैसा पदार्थ है, ये बेंजीन है, तो बेंजीन ये तो डाया होता है, ऑप्शन सी बेंजीन कहते हैं। बेंजीन डाया मैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं, FCC के एक जालक में होता है 4 परमाणु, ऑप्शन डी। सीजियम क्लोराइड कैसा होता है, तो BCC होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में क्रिस्टल में किसी में धनायन तथा ऋणायन केंद्रों में अधिकतम दूरी होगा, और सीजियम आयोडाइड में
पी प्रकार के डोपिंग अर्धचालकों को प्राप्त करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? पी प्रकार के डोपिंग अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी पी टाइप मतलब पॉजिटिव, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ग्रुप तेरह के साथ मिलाया जाता है। Na2O में अब सोडियम का क्या पूछा है? उप सहसंयोजक संख्या का मान कितना होगा? तो सोडियम का इसमें उप सहसंयोजक का मान हो जाएगा 4। अंतःकेंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजक मतलब अंतःकेंद्रित घनीय संरचना, अंतःकेंद्रित BCC 8 हो जाएगा ऑप्शन ए। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है सिलिकॉन, ऑप्शन बी। दिस इज द ऑल अबाउट केमिस्ट्री बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब मिला करके और पार्ट 3 सब मिला करके मैंने आपको करीब करीब 600 से ज़्यादा क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और मैं आपको ये दावा कर रहा हूँ कि अगर आप इतना कर लिए होंगे तो आपको 35 बनाना है, 70 में 37 आपसे, 70 में 70 आपसे बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।